और कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आपके पास एक चेक है और आप उस पर बिल्कुल सही तारीख डालते हैं, अपना ही नाम लिखते हैं और अपने असली हस्ताक्षर करके उसे बैंक में लगा देते हैं। और अगले ही दिन पुलिस जालसाजी के आरोप में आपको गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल। और आप हैरान होकर कहते हैं कि अरे ये तो मेरा ही नाम है और मेरे ही हस्ताक्षर हैं। और कानून का जवाब होता है कि हाँ, और ठीक इसीलिए ये एक बहुत गंभीर अपराध है। देखिए, सुनने में ये असंभव लगता है। हाँ, मतलब अपनी ही नाम से हस्ताक्षर करना जालसाजी कैसे हो सकता है? आज के इस गहन विधिक सत्र में हम इसी धोखे और फरेब के कानूनी पहलुओं को डिकोड करेंगे। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे, जो विशेष रूप से धारा 335 से लेकर 344 तक है। मैं अपनी नोटबुक के साथ तैयार हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस सत्र में कोई समरी या शॉर्टकट नहीं चलेगा। हम बेयर एक्ट की तकनीकी भाषा को खोलेंगे और एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि डिजिटल युग में मिथ्या दस्तावेज की परिभाषा समझना बहुत क्रिटिकल हो गया है। बिल्कुल। बिना मेंस rea यानी आपराधिक मनस्थिति को समझें आप कोई प्रावधान नहीं समझ सकते। तो बिना समय बर्बाद किए धारा 335 पर आइए। ठीक है, जो मिथ्या दस्तावेज बनाने को परिभाषित करती है। सही है। कानून इसके 3 मुख्य आधार तय करता है। पहला आधार है धारा 335A, जो बेईमानी से निर्माण के बारे में है। बेयर एक्ट के अनुसार जो कोई भी बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज को बनाता है या सील करता है या डिजिटल संदर्भ में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, इस आशय के साथ कि यह विश्वास किया जाए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जिसने उसे नहीं बनाया। मतलब यहाँ बेईमानी से और धोखाधड़ी से शब्द सबसे अहम है। ये महज शब्द नहीं है, बल्कि अपराध की आत्मा है। बिना इसके अपराध गठित नहीं होता। अच्छा, रुकिए, अगर मैं इसे ठीक से समझ पा रहा हूँ तो धारा 335 से एक तरह से एकदम खरौंच से एक नई झूठी दुनिया बनाने जैसा है। अपना सवाल स्पष्ट करें। मेरा मतलब है कि एक ऐसा दस्तावेज पैदा करना जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर दस्तावेज पहले से मौजूद हो? उदाहरण दीजिए। मान लीजिए मुझे मेरे बॉस ने 10,000 रुपए का एक असली चेक दिया। अब मैं अपनी कलम से उस 10,000 के आगे चुपके से एक शून्य लगा देता हूँ। और वो 10,000 सीधा 1 लाख बन जाता है। हाँ, तो मैंने कोई नया चेक तो नहीं छापा और हस्ताक्षर भी असली हैं। तो क्या ये भी 335A में आएगा? नहीं, विधिक रूप से वो एक अलग श्रेणी है और यहीं बेयर एक्ट की बारीकी काम आती है। ये स्थिति धारा 335B के अंतर्गत आएगी। 335B यानी बिना अधिकार के परिवर्तन। सटीक। 335A शून्य से कुछ बनाने के बारे में है, जबकि 335B किसी मौजूदा वास्तविक दस्तावेज के महत्वपूर्ण हिस्से में बदलाव करने के बारे में है। महत्वपूर्ण हिस्सा मतलब मटीरियल पार्ट? बिल्कुल। 10,000 को 1 लाख बनाना धारा 335B का क्लासिक दृष्टांत ए है। एक शून्य जोड़ने से उस दस्तावेज का पूरा विधिक प्रभावी बदल गया। अरे वाह! यानी अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक नहीं शब्द जोड़ दूं या हटा दूं जिससे उसका मतलब ही पलट जाए, तो वो भी इसमें आ जाएगा? हाँ, वो 335B की परिधि में आ जाएगा। चलिए, इसी सिद्धांत पर मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन है। जी, पूछिए। मान लीजिए एक व्यापारी अपने एजेंट को एक ब्लैंक चेक देता है और कहता है कि मेरे खाते से केवल 10,000 रुपए तक निकालना। ठीक है, 10,000 की लिमिट है। एजेंट बैंक जाता है और उस चेक पर 20,000 रुपए भर देता है। अब ध्यान दें, चेक असली है, हस्ताक्षर व्यापारी के हैं और एजेंट को रकम भरने का अधिकार था। तो क्या एजेंट ने कोई अपराध किया? यही मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। अगर मैं 335B का लॉजिक लगाऊं तो हाँ, भले ही उसे रकम भरने का अधिकार था, लेकिन वो अधिकार केवल 10,000 तक सीमित था। आगे बढ़िए। उसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और बेईमानी से 20,000 भरे, तो ये भी मिथ्या दस्तावेज बनाना ही हुआ। एकदम सटीक। ये बेयर एक्ट का दृष्टांत डी है। अधिकार का उल्लंघन भी जालसाजी का आधार है। और क्या इसका कोई और गंभीर उदाहरण भी बेयर एक्ट में है? दृष्टांत आई देखिए। एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है। वह आपको अपनी वसीयत लिखने का निर्देश देता है कि मेरी सारी संपत्ति जेड को दे दी जाए। और अगर मैं बेईमानी से जेड की जगह अपना नाम लिख दूं? और वह मरता हुआ व्यक्ति उसे सही मानकर हस्ताक्षर कर दे। यहाँ भी आपने एक महत्वपूर्ण हिस्से को बिला अधिकार के बदला है, तो यह 335B है। ओह, ये तो भरोसे का सबसे क्रूर कत्ल है।
मतलब जालसाजी सिर्फ कागजों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब 335C पर आते हैं, जो धोखे से हस्ताक्षर कराने के बारे में है। ये तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति समझने में अक्षम हो कि वो क्या कर रहा है। सही। चाहे वो मानसिक अस्वस्थता हो, या नशे के कारण हो, या आपके द्वारा दिए गए किसी धोखे के कारण। जैसे मैंने उसे बताया कि ये एक सामान्य रसीद है, जबकि असल में वो संपत्ति ट्रांसफर का दस्तावेज था। बिल्कुल। यह सीधे तौर पर किसी की चेतना को हाईजैक करना है। लेकिन मैम, शुरुआत में मैंने जो उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति अपने ही नाम से हस्ताक्षर करे और फिर भी जालसाज कहलाए। हाँ, क्या आप उसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी उस कॉन्सेप्ट में उलझा हुआ हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कानून की सबसे दिलचस्प वैचारिक गुत्थियों में से एक है। बेयर एक्ट के स्पष्टीकरण 1 यानी एक्सप्लेनेशन 1 को देखिए। मैं देख रहा हूं। कानून कहता है कि जालसाजी सिर्फ नाम के बारे में नहीं है, बल्कि उस नाम के पीछे के आशय के बारे में है। आशय मतलब इंटेंशन? हाँ, मान लीजिए क नाम का एक व्यक्ति है। वह एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर क नाम से ही हस्ताक्षर करता है। ठीक है। लेकिन बाजार में एक और बहुत अमीर व्यक्ति है जिसका नाम भी क है। अब ये पहला क अपने हस्ताक्षर इस तरह करता है कि लोग उसे अमीर क समझें। मतलब नाम उसका अपना है, लेकिन आशय लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि ये किसी अन्य व्यक्ति का काम है। बिल्कुल। अगर आप इस तरह हस्ताक्षर करते हैं कि सामने वाला आपको कोई और मान ले, तो सिर्फ अपना असली नाम लिखने से आप बच नहीं सकते। जैसे अगर मेरा नाम मुकेश अंबानी है, लेकिन मैं रिलायंस वाला मुकेश अंबानी नहीं हूं, और मैं उसी हैसियत से हस्ताक्षर करूं, तो ये 100% जालसाजी है। सही समझे आप। और स्पष्टीकरण 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कोई काल्पनिक व्यक्ति या कोई मृत व्यक्ति, तो भी ये जालसाजी है। मतलब फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर भी। हाँ, और एक और बहुत ही तकनीकी दृष्टांत है एच, जिसे हम एंटी डेटिंग कहते हैं। एंटी डेटिंग, इसका मतलब तो दस्तावेज पर पिछली या पुरानी तारीख डालना होता है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक जमीन थी जिसे आपने 1 जनवरी को ए नाम के व्यक्ति को बेच दिया। ठीक है, तो